हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, इसके फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने स्टार्ट करी थी, तो उसको हम इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछली जो हम लोगों के पास वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने क्या करा था, सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, उसके बाद में एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था, देन एंजाइम इमोबिलाइजेशन के बारे में डिटेल के अंदर पढ़ा था, उसके मेथड्स एंड उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी थी। देन बायोसेंसर्स क्या होते हैं, उनकी वर्किंग किस तरीके से होती है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, देन उनकी भी एप्लीकेशंस जो है वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अब आज के वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले तो प्रोटीन इंजीनियरिंग जो है इसके बारे में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। प्रोटीन इंजीनियरिंग जो है डायरेक्टली हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये वाला टॉपिक जो है प्रिपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक आएगा यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री, ये वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स जो होता है, ठीक है, उसका जनरल कंसिडरेशन हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद में दो एंजाइम है हमारे पास में, एक तो आता है अमाइलेज एंड दूसरा आता है कैटेलेज। ठीक है, इन दोनों एंजाइम्स के बारे में भी हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्रोटीन इंजीनियरिंग जो है ये क्या होता है। तो प्रोटीन इंजीनियरिंग इसके अंदर सिंपली क्या होगा कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करा जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से या फिर केमिकल ट्रीटमेंट की मदद से, जिससे क्या होगा कि हम लोग वैल्यूएबल प्रोटीन्स को डेवलप कर सके, जिससे कि मतलब वो प्रोटीन्स जो है ज्यादा यूजफुल हमारे पास रह सके मेडिसिन के अंदर या फिर इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोटीन इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन या फिर चेंजेस करना जिससे कि वो हमारे पास ज्यादा वैल्यूएबल जो है वो बन जाए। ठीक है, देन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग प्रोटीन्स हैविंग डिजायर्ड फंक्शंस बाय मैनिपुलेटिंग द स्टेबिलिटी एंड स्पेसिफिसिटी इज आल्सो नोन एज प्रोटीन इंजीनियरिंग। मतलब हम ऐसे प्रोटीन्स को डेवलप करें, ठीक है, प्रोटीन से ही या फिर मतलब जैसे कुछ माइक्रोब्स वगैरह से हम लोगों ने कुछ प्रोटीन्स निकाले, अब उस प्रोटीन के अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से मैनिपुलेशन करें उसकी स्टेबिलिटी स्पेसिफिसिटी या किसी भी चीज के अंदर, जिससे हमें क्या मिले कि डिजायर्ड फंक्शन वाला प्रोटीन मिल सके। ठीक है, तो सिंपली इसी को हम लोग प्रोटीन इंजीनियरिंग जो है वो कहेंगे। अब प्रोटीन इंजीनियरिंग जो है इसे करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रोटीन इंजीनियरिंग को क्यों करा जाता है। तो प्रोटीन इंजीनियरिंग करने से हम लोग क्या करते हैं कि जो एंजाइम्स है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी एंड उसकी जो कैटालाइटिक एफिशिएंसी है उसे इंक्रीज करते हैं। ठीक है, देन जो एंजाइम्स का पीएच के ऊपर डिपेंडेंस होता है उसे हम चेंज करते हैं। देन जो प्रोटीन है उसके काइनेटिक प्रॉपर्टीज को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसकी थर्मोस्टेबिलिटी को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। देन जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, उसे भी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। देन उसके बाद में हम लोग हाइब्रिड एंजाइम्स जो है वो भी प्रोटीन इंजीनियरिंग की मदद से बना सकते हैं। नाउ प्रोटीन इंजीनियरिंग जो है इसे परफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो मेन अप्रोचेस होती है। ठीक है, एक तो आती है रैशनल प्रोटीन डिजाइन एंड दूसरी आती है इरैशनल प्रोटीन डिजाइन। ठीक है, अब सबसे पहले रैशनल प्रोटीन डिजाइन जो है इसका क्या मतलब होता है। तो रैशनल प्रोटीन डिजाइन जो है ये एक नॉलेज बेस्ड टाइप की इंजीनियरिंग होती है प्रोटीन की। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रोटीन है, ठीक है, जो हम लोग को प्रोटीन बनाना है उसकी डिजाइन बना लेंगे या फिर उसका एक मॉडल बना लेंगे, ठीक है, कंप्यूटर की हेल्प से। देन उसके बाद में जो रिक्वायर्ड चेंजेस है डीएनए के अंदर, ठीक है, उसे हम लोग जनरेट करेंगे। देन उसके बाद में प्रोटीन को एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में प्रोटीन जो है लास्ट में प्योरीफाई कर लेंगे एंड देन जो प्रोटीन है उसके अंदर डिजायर्ड चेंजेस आए या फिर नहीं आए इस चीज को एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब दूसरी अप्रोच हमारे पास आती है इरैशनल प्रोटीन डिजाइन। इरैशनल प्रोटीन डिजाइन जो इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइब्रेरी जनरेट करते हैं डीएनए कंस्ट्रक्ट्स की, ठीक है, जिसे कभी कभी बायोफॉर्मेटिक्स की हेल्प से डिजाइन करा जा सकता है। उसके बाद में सारे के सारे कंस्ट्रक्ट जो है एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में जो डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्रोटीन्स है, ठीक है, उन्हें स्क्रीन कर देंगे हाई थ्रूपुट की मदद से। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में डीएनए कंस्ट्रक्ट हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में जो डीएनए कंस्ट्रक्ट हम लोग को मिला है हिट के लिए उसे हम लार्ज स्केल एक्सप्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल दो मेन अप्रोचेस होती है, इसके सिर्फ नाम ही काफी है, बाकी अच्छे से डिटेल के अंदर हम लोग को क्या है मैथड्स जो है प्रोटीन इंजीनियरिंग के वो आने चाहिए। ठीक है, तो टोटल हमारे पास में 3 मैथड्स है जिसकी हेल्प से प्रोटीन इंजीनियरिंग जो है वो करी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड आता है साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से स्पेसिफिक एंड टारगेटेड चेंजेस जो है डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिक डीएनए के अंदर करे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर अल्टरेशंस या फिर चेंजेस जो है डीएनए के अंदर करते हैं, जैसे डीएनए के अंदर कुछ इंसर्शन कर दिया, डिलीशन कर दिया, सब्सटीट्यूशन कर दिया। ठीक है, तो इनके क्या क्या कारण होते हैं।
तो पहला तो ये है कि हम लोग प्रोटीन एक्टिविटी को स्टडी कर सके, ठीक है। जैसे डीएनए मैनिपुलेशन हमने करा, तो उसके बाद में प्रोटीन एक्टिविटी के अंदर क्या चेंजेस आए उस चीज को स्टडी करने के लिए। देन उसके बाद में एक कारण ये भी हो सकता है कि उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास में डिजायर्ड प्रॉपर्टी वाला डीएनए है, ठीक है, जिसके अंदर प्रॉपर म्यूटेशंस है, उसे हम लोग सेलेक्ट कर सके, ठीक है। तो साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस जो है, इस मेथड को यूज करा जाता है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि स्पेसिफिक एंड टारगेटेड चेंजेस जो है डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड डीएनए के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अब स्पेसिफिक डीएनए अल्टरेशन जैसे कि इंसर्शन, डिलीशन या सब्सटीट्यूशन जो है वो प्रोटीन के अंदर करा जाता है, एंड किस लिए करा जाता है, जैसे कि प्रोटीन एक्टिविटी के अंदर जो भी चेंजेस है उसे स्टडी करा जा सके, या फिर जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी वाले हमारे पास में डीएनए सीक्वेंस आए जिसके अंदर म्यूटेशन हुई है उसे हम लोग सेलेक्ट कर सके। नाउ सेकंड मेथड आता है प्रोटीन इंजीनियरिंग बाय जीन फैमिलीज। तो प्रोटीन इंजीनियरिंग बाय जीन फैमिलीज, इस मेथड के अंदर क्या होता है कि हमारे पास क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के जीन्स होते हैं, ठीक है। कम से कम क्या है, हमारे पास टोटल 26 फैमिलीज जो है जीन्स की वो होती हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो अलग अलग फैमिलीज है हमारे पास जीन की, इसके अंदर हम अलग अलग पार्ट को कट कर सकते हैं, एक हाइब्रिड जीन बना सकते हैं जिसके अंदर क्या होंगे, डिजायरेबल प्रोटीन्स हमारे पास में रहेंगे। तो सिंपली प्रोटीन इंजीनियरिंग बाय जीन फैमिलीज के अंदर क्या होगा कि अलग अलग टाइप की जीन फैमिलीज होती है, 26 फैमिलीज होती है जीन की। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स जो है जीन के उसे कट कर सकते हैं, हाइब्रिड जीन बना सकते हैं, जिसकी मदद से हमें डिजायरेबल प्रोटीन जो है वो मिल जाता है। देन थर्ड मेथड आता है प्रोटीन इंजीनियरिंग थ्रू केमिकल मॉडिफिकेशन। तो इसके अंदर क्या होगा, एंजाइम ग्लूटर एल्डिहाइड है, उसे हम लोग इस मेथड के अंदर यूज करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी बॉन्ड प्रोटीन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ बॉन्ड्स को ब्रेक करा जाता है, न्यू बॉन्ड्स को बनाया जाता है, जिससे कि न्यू टाइप के प्रोटीन जो है वो हमारे पास में बन सके, ठीक है। तो ये सिंपली हमारे पास क्या हो गए, मैथड्स हो गए प्रोटीन इंजीनियरिंग के। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में आती है कि एप्लीकेशंस क्या होंगे प्रोटीन इंजीनियरिंग की, मतलब ये कहाँ कहाँ पर काम आता है। तो मेडिकल फील्ड के अंदर ये अलग अलग जगह पर काम आता है, जैसे कि कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर प्रोटीन इंजीनियरिंग यूज होता है। देन नोवल एंटीबॉडीज जो है उन्हें एंटी कैंसर एजेंट्स के रूप में यूज करा जाता है। देन रेडियो इम्यूनोथेरेपी के अंदर भी इसका रोल रहता है। कार्डियक डिजीज जो है उसके ट्रीटमेंट के अंदर भी कहीं ना कहीं प्रोटीन इंजीनियरिंग जो है वो काम आती है। सेकेंड आता है एनवायरमेंटल फील्ड। तो एनवायरमेंटल फील्ड के अंदर क्या होता है कि जैसे पेट्रोलियम की जो बायो रिफाइनिंग होती है, ठीक है, उसके अंदर प्रोटीन इंजीनियरिंग जो है वो काम आती है। देन जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, ठीक है, उसे एलिमिनेट करने के अंदर भी कहीं ना कहीं प्रोटीन इंजीनियरिंग की जो रोल है वो रहता है, ठीक है। देन फूड इंडस्ट्री के अंदर प्रोटीन इंजीनियरिंग का रोल रहता है। उसके बाद में बायोपॉलीमर्स के प्रोडक्शन के अंदर इसका रोल रहता है। देन थेरापेटिक प्रोटीन्स को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं इसकी मदद से। देन प्रोटीन्स की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज जो है उसे भी हम लोग यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या है कि हमारे पास में हम लोग बी फार्मेसी के अंदर टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो क्या है हर टॉपिक को उतना डिटेल के अंदर जो है हम लोग को नहीं बताया जाता, बुक्स के अंदर भी ऐसी कुछ चीजें लिखी होती है। तो हमारा मेन काम ये रहेगा कि जब भी हम एग्जाम के अंदर आंसर लिखेंगे तो हमारे जो मेन जो पॉइंट्स है ना वो सही होने चाहिए। जैसे प्रोटीन इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या होती है वो हमें अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद में टू मेन अप्रोचेस क्या होती है, इसके तो सिर्फ नाम ही काफी है। उसके बाद में मेथड्स जो हैं, तो मेथड्स के नाम जो है वो हम लोग को अच्छे से पता होने चाहिए। उसके बाद में इसके अंदर हम लोग मैटर जो है वो लिख सकते हैं। देन उसके बाद में एप्लीकेशंस जो है प्रोटीन इंजीनियरिंग की कहाँ कहाँ पे होती है वो हम लोग को आनी चाहिए, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आएगा यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री, ठीक है। तो माइक्रोब्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, उनका इंडस्ट्री के अंदर क्या यूज रहता है, क्या काम रहता है, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो क्या होता है कि एंजाइम्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स या फिर माइक्रोब्स की मदद से ही प्रोड्यूस करा जाता है। देन वो एंजाइम्स जो है वो इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग बहुत सारी जगह पर काम आते हैं, ये हम लोग को पता है ही, ठीक है। तो जो बहुत सारे एंजाइम्स इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो एंजाइम के प्रोडक्शन के अंदर काम आते हैं। देन एंजाइम्स जो है वो इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग जगह पर काम आते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ बियर एंड अल्कोहल, तो बियर एंड अल्कोहल के प्रोडक्शन के अंदर भी एंजाइम्स काम आते हैं। वो एंजाइम्स जो है वो कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं। देन ग्लूकोज सिरप्स के प्रिपरेशन के अंदर काम आते हैं। डाइजेस्टिव एड मतलब डाइजेशन को नॉर्मल करने में या उसे ठीक करने में भी कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। देन हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस के अंदर काम आते हैं। चीज के प्रिपरेशन के अंदर ये काम आते हैं। देन फ्लेवर के प्रोडक्शन के अंदर काम आते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल हनी बनाने के अंदर काम आते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं प्रिपेयर्ड फूड्स के अंदर, वहां पर भी कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल जो है वो रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी जगह पर यूज होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल्स दिए गए, यहाँ पर एंजाइम है, ठीक है, यहाँ उसका सोर्स है, देन यहाँ पर उसकी एप्लीकेशन। जैसे सबसे पहला एंजाइम है अल्फा अमाइलेज, ठीक है, ये हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है, जैसे एस्परजिलस ओराइजा एंड एस्परजिलस नाइजर। देन ये काम कहाँ पर आता है, बियर एंड अल्कोहल के प्रोडक्शन के अंदर, देन ग्लूकोज सिरप के प्रोडक्शन प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है। देन आता है एंजाइम अमाइलो ग्लूकोसाइडेज, ये हमें मिलता है एस्परजिलस नाइजर से। देन ये हाइड्रोलाइसिस और स्टार्च के अंदर काम आता है। देन एंजाइम ग्लूकोज आइसोमेरेज, ये मिलता है आर्थ्रोबैक्टर स्पीशीज से या बैसिलस स्पीशीज से, एंड ये हाई फ्रक्टोज सिरप्स जो है उनके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम आता है, ठीक है। उसके बाद में ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम जो है ये एस्परजिलस नाइजर से हम लोग को मिलता है, ठीक है। देन एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये काम करता है प्रिपेयर्ड फूड के अंदर। देन इन्वर्टेज एंजाइम जो है ये सैकेरोमाइसिस सर्विसेज से हमें मिलता है। देन ये इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज के अंदर काम आता है, आर्टिफिशियल हनी एंड कन्फेक्शनरीज के प्रिपरेशन के अंदर काम आता है। देन लाइपेज एंजाइम जो है कैंडिडा लाइपोलाइटिका से हम लोग को मिलता है, एस्परजिलस नाइजर से मिलता है, चीज के प्रिपरेशन के अंदर एंड फ्लेवर के प्रोडक्शन के अंदर काम आता है। देन पैक्टिनेज एंजाइम जो है हमें एस्परजिलस स्पीशीज से मिलता है, इसका काम रहता है फ्रूट जूसेस एंड वाइन्स जो उनके क्लैरिफिकेशन का, ठीक है। लास्ट आता है पेनिसिलिनेज एंजाइम, इसका सोर्स है बैसिलस सबटाइलिस एंड ये पेनिसिलिन के रिमूवल के अंदर काम आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स हो गए कि माइक्रोब्स जो है उनका इंडस्ट्री के अंदर क्या रोल जो है वो रहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स का प्रोडक्शन एंड उनका यूज जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो रहता है। एंजाइम्स जो है ये प्रोटीन के बने होते हैं, ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एंजाइम्स का काम रहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, ठीक है। अब सबसे पहले हमें प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स के अंदर क्या है, इसका जनरल कंसिडरेशन देखना है कि जनरली एंजाइम्स का प्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। देन उसके बाद में कुछ एंजाइम्स जो उनके बारे में हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। तो जनरली एंजाइम्स के प्रोडक्शन के अंदर 4 स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करा जाता है। देन फॉर्मुलेशन ऑफ मीडियम को बनाया जाता है। देन प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। देन उसके बाद में रिकवरी एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, मतलब एंजाइम की रिकवरी करी जाती है एंड देन उसका प्योरिफिकेशन करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक फ्लो चार्ट जो है वो कंप्लीट बना हुआ है कि जनरल कंसिडरेशन क्या होता है, मतलब इसके अंदर 4 स्टेप्स जो है वो फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करी गई है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो कंप्लीट फ्लो चार्ट एंड कंप्लीट नोट्स जो है फर्स्ट यूनिट के, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर मिल जाएंगे, वहां जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आपको दिख जाएगा। बाकी यहाँ पर मैं एक बार ना एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता है सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग सेलेक्ट करते हैं जिससे क्या होगा कि मैक्सिमम क्वांटिटीज जो है एंजाइम की वो प्रोड्यूस हो सके कम टाइम में, ठीक है। तो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग सेलेक्ट करते हैं जो क्या करेगा कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी एंजाइम की प्रोड्यूस कर सकेगा कम टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद में सेकंड स्टेप आता है फॉर्मुलेशन ऑफ मीडियम। तो इसके अंदर हमारे पास में सबसे पहले आएगा कि प्रिजर्व्ड इनोकुलम, मतलब इनोकुलम को प्रिजर्व करा गया, देन उसका डेवलपमेंट करा गया, देन उसे टैंक के अंदर डाला गया, ठीक है। उसके बाद में प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हम जो कंप्लीट हमारे पास में मटेरियल उसे हम फर्मेंटर के अंदर डालते हैं, ठीक है। उसके अंदर जाकर के सेल का डिसरप्शन होता है, देन फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन के अंदर सेल डेब्रीज ये सब चीजें जो है वो वहां से निकल जाती है, ठीक है। देन उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड का रिमूवल होता है। उसके बाद में सॉल्ट ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि एंजाइम का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, देन उसके बाद उसे कूल स्टोरेज के अंदर डाला जाता है, देन उसका फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन होने के बाद में हमारे पास में लास्ट स्टेप आता है रिकवरी एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि एंजाइम की रिकवरी होती है ना, उसका प्योरिफिकेशन होता है। तो फिल्ट्रेशन के बाद में फाइनल प्योरिफिकेशन करा जाता है क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से। उसके बाद में फ्रीज ड्राइंग करी जाती है एंड फाइनली हमें एंजाइम का पाउडर जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल जनरल कंसिडरेशन है, मतलब 4 स्टेप्स के अंदर जो है सिंपली एंजाइम का प्रोडक्शन होता है। अब हम लोग यहाँ पर 2 एंजाइम्स जो है उनके बारे में और स्टडी यहाँ पर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट एंजाइम आता है अमाइलेज, ठीक है। तो अमाइलेज जो है एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, स्टार्च को शुगर के अंदर या फिर एक है स्टार्च को ग्लूकोज के अंदर तोड़ने वाला एंजाइम जो है वो अमाइलेज एंजाइम होता है। ये एंजाइम जो है ह्यूमन के सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर केमिकल डाइजेशन जो है ये स्टार्ट कर देता है। जैसे हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो हमें पता है कि उसका जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है, तो वो केमिकल डाइजेशन होता है जो कि हमारे ह्यूमन सलाइवा जो है उसके अंदर क्या है कि अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट है, तो वहां पर ये चीज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये पहला एंजाइम है जो कि डिस्कवर हुआ था, आइसोलेट करा गया था, ठीक है। अब जो अमाइलेज एंजाइम है 3 टाइप्स का होता है, एक तो आता है अल्फा अमाइलेज, एक होता है बीटा अमाइलेज एंड एक आता है गामा अमाइलेज, ठीक है। अब अमाइलेज जो है इसका प्रोडक्शन जो है वो 2 मेथड से करा जा सकता है, एक तो आता है सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन, एक आता है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन, ठीक है। तो पहला सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन, इस मेथड के अंदर क्या होता है कि ये मेथड जो है जो फ्री फ्लोइंग लिक्विड सबस्ट्रेट है उसे यूटिलाइज करके ये मेथड जो है वो काम करता है, जैसे मोलासेस हो गए एंड ब्रोथ हो गए, ठीक है। जो प्रोडक्ट ईल्ड हो रहा है फर्मेंटेशन के अंदर, ठीक है, प्रोडक्ट जो ईल्ड हो रहा है वो फर्मेंटेशन ब्रोथ के अंदर सिक्रेट
सेपरेट हो जाता है। ये वाली जो फर्मेंटेशन टेक्निक है सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन, ठीक है, इसे वहां पर हम लोग यूज करते हैं जहां पर हाई मॉइस्चर कंटेंट की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, ठीक है। इसे यूज करा जाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एक्सट्रैक्शन के लिए, जिसे हमने लिक्विड फॉर्म के अंदर यूज करना है। देन दूसरा मेथड आता है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन, ठीक है। इस मेथड को हम लोग वहां पर यूज करते हैं, ऐसे माइक्रोब्स के लिए यूज करते हैं जिन्हें कम मॉइस्चर की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, ठीक है। कुछ कॉमनली यूज सॉलिड स्टेट सबस्ट्रेट हमारे पास जो रहते हैं वो है ब्रैन, बेगास एंड पेपर पल्प, ठीक है। तो सिंपली अमाइलेज के बारे में हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है सिंपली अमाइलेज एंजाइम के बारे में, तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि स्टार्च को शुगर के अंदर या फिर ग्लूकोज के अंदर तोड़ता है, ठीक है। देन अमाइलेज एंजाइम जो है ये 3 टाइप्स का होता है। देन इसका प्रोडक्शन जो है वो 2 मेथड्स के द्वारा करा जा सकता है। देन इसका रोल या फिर इंपॉर्टेंस या फिर एप्लीकेशंस क्या है अमाइलेज एंजाइम की। तो अमाइलेज एंजाइम जो है इसे स्वीटनर्स के प्रोडक्शन के लिए यूज करा जाता है, जैसे कि ग्लूकोज सिरप हो गई, हाई मैनोज शुगर हो गई, हाई फ्रक्टोज सिरप जो है वो हो गई, ठीक है। देन उसके बाद में अल्कोहल के प्रोडक्शन के अंदर भी ये काम आता है, ठीक है। उसके बाद में बेकरी इंडस्ट्री के अंदर इसे यूज करा जाता है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री के अंदर इसे यूज करा जाता है, पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी अमाइलेज जो है ये काम में आता है, ठीक है। देन सेकेंड एंजाइम हमारे पास में आता है कैटलेज। तो कैटलेज जो है ये वो वाला एंजाइम होता है जो क्या करता है, एक उस रिएक्शन को कैटलाइज करता है जिसके अंदर क्या है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो डीकम्पोज होकर के वाटर एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। तो सिंपली कैटलेज एंजाइम जो है वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को डिकम्पोज करता है और उसे वाटर एंड ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। कैटलेज एंजाइम जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलता है। कैटलेज एंजाइम जो है ये ब्लड एंड दूसरे टिश्यूज जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी जो है वो रहती है, ठीक है। अब इसके बाद में इसका प्रोडक्शन किस तरीके से होगा, तो इसके प्रोडक्शन के अंदर मतलब इसे बनाने के लिए एक सोर्स जो हमारे पास रहता है वो एस्परजिलस नाइजर भी रहता है। अब कैटलेज के प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास में 4 स्टेप्स रहती है, ठीक है। सबसे पहले आगे सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करेंगे, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करेगा कि कम टाइम के अंदर ज्यादा अमाउंट जो है एंजाइम का वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। बैक्टीरिया जैसे कि स्यूडोमोनास एरियोजिनोसा हो गया, बैसिलस सबटाइलिस हो गया, इन्हें हम लोग यूज करते हैं। देन फंजाई जैसे एस्परजिलस नाइजर एंड कैंडिडा एल्बिकेंस हो गए, इन्हें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। देन सेकंड स्टेप आता है मीडियम प्रिपरेशन। तो मीडियम प्रिपरेशन के अंदर कार्बन का सोर्स हमारे पास रहता है, ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गए, नाइट्रोजन का सोर्स रहता है, अमोनियम सॉल्ट हो गया, सिट्रेट सॉल्ट हो गया, पैप्टोन हो गया, मीट एक्सट्रैक्ट हो गया। देन मिनरल का सोर्स रहता है फॉस्फेट, मैग्नीशियम सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, कोबाल्ट। पीएच जो है वहां पर रहना चाहिए 6.5 से लेकर के 7.5 एंड टेम्परेचर रहना चाहिए 40 to 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब थर्ड स्टेप आता है प्रोडक्शन का प्रोसेस। तो प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि इसकी एरोबिक कल्टीवेशन करी जाती है, सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन मेथड की हेल्प से इसे प्रोड्यूस करा जाता है। मीडियम जो होता है उसे स्टेरिलाइज करा जाता है 117 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 20 मिनट के लिए, ठीक है। देन उसके बाद में जो कल्चर है उसे फर्मेंटर के अंदर 30 डिग्री सेल्सियस पर 72 आवर्स के लिए वहां पर उसे छोड़ दिया जाता है। देन लास्ट स्टेप आता है रिकवरी एंड प्योरिफिकेशन। तो इस स्टेप के अंदर सबसे पहले क्या होता है, जो सेल्स है, ठीक है, उन्हें 50 मिलीलीटर फॉस्फेट बफर के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है, जो कि मिक्स करा जाता है 300 ppm लाइजोजाइम के साथ में, ठीक है। एंड उसे इंक्यूबेट करा जाता है 38 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे के लिए। अब इसके बाद में फिल्ट्रेशन प्रोसेस करा जाता है। फिल्ट्रेशन के बाद में जो फिल्ट्रेट है जो हमारे पास में बच गया है जो, उसे डायटमेशियस अर्थ के साथ में ट्रीट करा जाता है एंड देन उसे मेम्ब्रेन फिल्टर से पास कर दिया जाता है, ठीक है। अब जो रिजल्टिंग सोल्यूशन हमारे पास में आया है, ठीक है, उसे ट्रीट करा जाता है अमोनियम सल्फेट प्रिसिपिटेशन के साथ में। उसके बाद में जो इल्यूटिंग एंजाइम है उसे 0.5 नॉर्मल सोडियम क्लोराइड के साथ में ट्रीट करा जाता है फॉस्फेट बफर के अंदर। देन जो प्योरिफाइड प्रिपरेशन है, ठीक है, उसे डीसॉल्टेड करा जाता है, उसे डायलाइज करा जाता है 50 मिलीलीटर फॉस्फेट बफर के अगेंस्ट में सेल्यूलोज ट्यूब नंबर 30 को यूज करते हैं, ठीक है। देन एंजाइम जो उसकी फ्रीज ड्राइंग कर दी जाती है। तो फाइनली हमारे पास में जो एंजाइम है वो आ जाता है कंप्लीट प्योरिफिकेशन करने के बाद में, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है कि जो कैटलेज एंजाइम है इसके एप्लीकेशंस क्या रहते हैं, ठीक है। तो फूड इंडस्ट्री के अंदर इसके एप्लीकेशंस रहते हैं, जैसे कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2 उसे पास्चराइज मिल्क में से रिमूव करना होता है या किसी दूसरे डेयरी प्रोडक्ट के अंदर से रिमूव करना होता है, तो वहां पर इसे यूज करा जाता है। इसे फूड रैपर्स के अंदर भी यूज करा जाता है। मिल्क की क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए भी इसे यूज करा जाता है। देन
प्रिजर्वेशन के लिए इसे दूसरे एंजाइम्स के साथ में यूज करा जाता है। देन बेवरेजेस हो गए, कोई दूसरे फूड आइटम्स हो गए, उसके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी कैटालिस एंजाइम को यूज करा जाता है। मेडिकल फील्ड के अंदर जैसे कि ब्लड में से हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिमूव करना है, वहां पर इसे यूज करा जाता है। देन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उसके ट्रीटमेंट के अंदर भी इसे यूज करा जाता है। देन जो वेस्ट वाटर होता है, ठीक है, उसके अंदर से भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेक डाउन करने के लिए कैटालिस एंजाइम काम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आज जो टॉपिक डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं, बाकी के बचे एंजाइम्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।